हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। और हम बात करेंगे अपने आज क्लास 11 के केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जहां हमने पहले दिन केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ बॉन्ड तक का डिस्कशन कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि बॉन्ड 2 टाइप्स के बनते हैं, एक अणुओं के बीच और दूसरे परमाणुओं के बीच। परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध प्रबल माना जाता है, अणुओं के मध्य बनने वाला बल दुर्बल माना जाता है। 4 प्रकार का बंध परमाणुओं के मध्य बनता है और 2 प्रकार का बंध अणुओं के मध्य बनता है, जिसमें परमाणुओं में बनने वाला बंध उपसहसंयोजक, सहसंयोजक, आयनिक बंध और धात्विक बंध होता है। और अणुओं के बीच बनने वाला हमारा 2 प्रकार का बंध, एक वान डेर वाल और दूसरा हाइड्रोजन बंध होता है। तो एक एक बॉन्ड का डिस्कशन हम करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो आज की जो बात होगी हमारी वो आयनिक बॉन्ड के बारे में होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी हेडिंग आज की, आयनिक बंध। तो आयनिक बंध का मतलब होता है कि जिस जगह पर किसी यौगिक का निर्माण हो रहा हो और वहाँ पर आयंस का ट्रांसफ़र हो रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या निगेटिव आयन हो, तो उन्हीं के बीच जब अभिक्रिया होती है या उनके बीच जब आकर्षण होता है, तो उनके बीच जब कोई बंध का निर्माण होता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, आयनों के मध्य बनने वाले बंध को आयनों के मध्य बनने वाले बंध को आयनों के मध्य बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। आयनों के मध्य बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। मतलब एक ऐसा बंध होगा जो 2 आयंस के मध्य बनेगा, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के मध्य। और वो हमारे आयन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है धन आयन, जिसे हम लोग बोलते हैं कैटायन। और दूसरा हमारा कौन सा आयन होता है? वो होता है हमारा ऋण आयन, जिसे हम एन आयन बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों के मध्य जो एक बॉन्ड हमारा बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर ये धन आयन और ऋण आयन इन दोनों का निर्माण कैसे होता है। तो इनके निर्माण के लिए हम कहेंगे, आप लोग को पहले से इसके बारे में पता होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो उसका धनायन का निर्माण होता है। और जब कोई परमाणु या अणु किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आयन यानी एनायन बनता है। तो आप कह सकते हो कि तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कोई परमाणु तो वहाँ हमारा क्या बनेगा? धन आयन बनेगा। जैसे धन आयन के लिए कोई हमारे पास बढ़िया सा एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा? मानते हैं हमारे पास में सोडियम है और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। तो ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए अपने बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वो दूसरा ले करके अपना अष्टक भी पूरा करता है। तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन देने की वजह से धन आयन आ जाता है। तो ये यहाँ पर बन जाता है Na+ और साथ में हमारा निकल जाता है क्या? एक इलेक्ट्रॉन। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा कि तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ऋण आयन। तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, जैसे Cl। और ये Cl क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 7। तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और ये स्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे इसके ऊपर क्या आ जाएगा? Cl-।
तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अब एक हमारा धनायन, दूसरा हमारा क्या हो गया, ऋणायन, और इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, यानी एक परमाणु हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और जब दोनों चीज़ों को आपस में मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो यौगिक बन जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि धनायन और ऋणायन मिल करके क्या बनाते हैं, धनायन तथा ऋणायन मिलकर, धनायन तथा ऋणायन मिलकर, धनायन तथा ऋणायन मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाएंगे, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे ही ये प्लस माइनस आपस में मिलेगा तो आयंस का क्या होगा, एक दूसरे की तरफ में ट्रांसफ़र होगा, कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो इनसे मिलकर के क्या बन जाएगा, हमारा आयनिक यौगिक। तो ये कैसे बनेगा, तो आप कह सकते हो कि हमारा Na प्लस स्टेट में रहेगा, Cl हमारा माइनस, और दोनों जैसे ही आपस में मिलेंगे एक आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, आयनिक यौगिक। मतलब धनायन मिला, ऋणायन मिला, बन गया हमारा क्या, आयनिक यौगिक। तो इतनी बात हमारी क्या है, आयनिक बंध के बारे में। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर इसमें, जिसमें हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आखिर क्या होती है। तो अगली हेडिंग हमारी होगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको हम बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ये क्या है, एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है आपका। ये नाम क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आखिर ये होती क्या है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो आइए देखते हैं क्या होती है। हम मानते हैं कि हमारे पास में एक कंपाउंड है, क्या है हमारे पास, NaCl, जिसमें से हमारा यानी धनायन होता है और Cl हमारा क्या होता है, ऋणायन होता है। ठीक, और अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये हमारा 2, 8 और 1 होता है, और ये हमारा 2, 8 और 7 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका कितना होता है, 17 होता है। अब बात करें इसमें आदान प्रदान की, तो इसका आउटर मोस्ट का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 7 इलेक्ट्रॉन, यही दोनों बंध में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं आपस में, और इन्हीं दोनों के द्वारा आयनिक बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अगर हम इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात करें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो हमको डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, बनाना होगा। तो डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यही हमारा क्या करता है, साझा करता है आपस में। तो हमारा Na हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, Cl हो गया। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर मोस्ट में हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इसको कर देगा, और जैसे ही इसके पास जाएगा तो इसका 1 ख़त्म हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और ये 7 था, जैसे 1 जाएगा इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र डॉट की मदद से दिखाना या शो करना ही हमारा क्या कहलाता है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। या इसको आप एक तरीके से और बना सकते हो, कैसे, हमने माना कि ये हमारा Na है और दूसरा हमारा Cl है। इलेक्ट्रॉन फिर से वही 1 इलेक्ट्रॉन Na के पास में और Cl के पास में कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में और इसके पास में कितना, ये हमारा 1, ये हमारा 7। अब ये क्या करेगा, इसके 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा क्या, ये इसका 8 कंप्लीट, यानी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट इसका। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसने त्याग किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही इसने ग्रहण किया इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी लुईस इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और MgCl2। हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब फिर से बात करें तो कौन प्लस में जाएगा और कौन सा माइनस में जाएगा इसके बारे में। तो हमारा Mg प्लस प्लस होता है और Cl हमारा क्या होता है, माइनस होता है। अब इसको अभी उदासीन अवस्था में है। अब कैसे इसको हम एक दूसरे के साथ में साझेदारी करवाएंगे, तो कैसे होगा इसका साझा या कैसे बनेगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मैग्नीशियम का होता है 12, क्लोरीन होता है हमारे पास 17। मैग्नीशियम हमारा हो जाएगा 2 8 और 2, क्लोरीन हमारे पास हो जाएगा 2 8 और 7। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे इसके हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। तो आइए बनाते हैं। हमारे पास एक मैग्नीशियम है मगर यहाँ पर Cl कितना है, 2 है। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी कितने आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ होगा इस Cl के पास और दूसरे का ट्रांसफ़र इस Cl के पास, और यही हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। या इसको आप दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हो, जैसे भी पिछला वाला दिखाया था हमने। मैग्नीशियम है और हमारे पास 2 Cl हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ हटा देते हैं, इधर बनाते हैं। इसके पास कितना था, 7। अब मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ये इसका यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आ गया। ठीक, अब यही हमारा क्या बन जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर दिया, एक यहाँ पर दिया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन दिए। इसके लिए इससे ऊपर 2 प्लस, इसने 1 लिया तो 1 माइनस, इसने भी 1 लिया तो 1 माइनस। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि आखिर में इलेक्ट्रोबैलेंसी क्या होती है, मतलब वैद्युत संयोजकता क्या होती है। तो अगली हेडिंग हमारी होगी इसके बाद वैद्युत संयोजकता। हमारी अगली हेडिंग होगी वैद्युत संयोजकता। संयोजकता के बारे में, बैलेंसी के बारे में हम लोगों ने 9th और 10th में स्टडी कर रखी है कि बैलेंसी क्या होती है हमारी। तो बैलेंसी का मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट के हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बनाते समय हमारे आसपास, या कह सकते हो आप किसी भी एक परमाणु को कितने और दूसरे परमाणु घेर सकते हैं, या वो अपना कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, बैलेंसी कहलाती है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोबैलेंसी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोबैलेंसी। अब इलेक्ट्रोबैलेंसी क्या होती है, बहुत ही इजी सा है, उसी बैलेंसी से रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रोबैलेंसी। इलेक्ट्रोबैलेंसी का मतलब होता है कि कोई जब पॉजिटिव बनता है तो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और कोई जब निगेटिव बनता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या कह सकते हैं एक्सेप्ट करता है। तो क्या हो जाएगा कि दान किए गए इलेक्ट्रॉन, या त्याग किए गए आप कह सकते हो, दान किए गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, दान किए गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, यही हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोबैलेंसी कहलाती है, वैद्युत संयोजकता। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दान किए गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, उसकी संख्या वैद्युत संयोजकता कहलाती है, वैद्युत संयोजकता कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया कि दान किए गए इलेक्ट्रॉन या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उन्हीं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजकता। अब कितने इलेक्ट्रॉन दान किए गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, इसके बारे में अगर देखें तो हम 4 ग्रुप की बात करते हैं। हमने आवर्त सारणी पढ़ रखी है अपने पिछले चैप्टर में, और उसी की बात करते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं कि हमारा ये ग्रुप 1 है,
या ग्रुप नंबर 1 है, और ये हमारा ग्रुप 2 है, ये हमारा ग्रुप 17 है, और दूसरा हमारा कौन सा होगा? 17 होगा। ओह सॉरी, ये हमारा ग्रुप 16 है और ये हमारा ग्रुप 17 है। इसके पहले आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ी है इसके प्रीवियस वाले पार्ट में, यानी प्रीवियस चैप्टर में, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट आते हैं, 2 में कौन सा आता है, 16 में कौन से आता है और 17 में कौन से आता है। तो ग्रुप 1 में हमारा क्या आता है लीना की रब से फरियाद। हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आ जाएगा। सेकंड में हमारा आता है बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, मतलब बेटा मांगे कार सफारी और क्या हो जाएगा? बाप राजी। तीसरा हमारा ये होता है 16 में उससे टीपो, उससे टीपो, और ये हमारा हो जाएगा फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये हमारा एंटीमनी हो जाएगा। अगला हमारा है, अब इसमें हम देखेंगे कि आखिर में इसकी हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोग को एक चीज़ तो पता ही है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। ये कितना होता है? 3। ये कितना होता है? 11। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 2 और 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सभी के आउटर मोस्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। लेकिन ये होगी कैसे? ग्रहण करने वाली कि दान करने वाली? तो जो हमारे पहले ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ये ऑलवेज क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। सेकंड में आइए, इसका होता है 2, इसका होता है हमारा बेटा मांगे कार स्कूटर, हाँ ये हमारा हो जाएगा 12। अब ऐसे ही अगर इसका देखें तो हमारा बेरिलियम, हाँ ही लिबे, यानी ये कितना होता है? 4। अब इसमें बात करें तो हमारा ये 2-2 आ जाएगा और ये हमारा 2, 8 और 2 आएगा। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 2, और यहाँ भी कितने हैं? 2। अब ये क्या करेगा? अपना ऑक्टेट या स्थायी होने के लिए ये कभी भी 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तो कर नहीं पाएगा, तो 2 अपना क्या करेगा? डोनेट। अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी की तो ये कितनी हो जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। अब बात करते हैं हम अपने ग्रुप 16 के बारे में। अब ग्रुप 16 में हमारा ऑक्सीजन है, इसका होता है 8। अब यहाँ पर कितना हुआ? 2 और 6 हुआ। ये हमारा होता है 16, ये भी कितना हो जाएगा? 2, 8 और 6। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कैसे? 6 नहीं होगी। हमेशा ऑक्टेट रूल को देखा जाता है, तो इसके पास ऑक्टेट यानी 8 पूरा करने के लिए कितनी चीज़ की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2। तो वहीं इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्यों? क्योंकि दान किए गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन दोनों, तो ये दोनों ग्रुप हमारे क्या हो गए? दान करने वाले। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? ग्रहण करने वाले। उसी प्रकार ग्रुप 17 की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाती है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक, जैसे फ्लोरीन हमारा होता है 2, 7, क्लोरीन हमारा होता है 2, 8, 7। इसके पास भी 7, 7, 8 पूरा करने के लिए 1 की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ग्रहण। अब कभी भी आपको ग्रहण में और त्याग करने में ये नहीं देखना है कि इसके पास नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ऑलवेज क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगी, 17 वाले की 1 हो जाएगी, ग्रुप नंबर 2 की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी और इसकी क्या हो जाएगी? 1।
बस ध्यान ये रखना है कि कौन सा त्याग कर रहा है और कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब अगली हेडिंग हमारी आती है इसके बाद, आयनिक बंध बनाने के लिए कौन कौन से मुख्य नियम होते हैं या शर्तें होती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी हेडिंग होगी आयनिक बंध बनने के लिए, आयनिक बंध बनने के लिए नियम, या आप कह सकते हो शर्तें, कुछ भी कह लो आप, नियम या फिर शर्तें। तो बहुत इजी सा है ये भी आपका कि आयनिक बंध बनने के लिए क्या क्या चीज़ फॉलो होना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे किस चीज़ की, सबसे पहले बात करेंगे जब आयनिक बन रहा है तो वहाँ धनायन ऋणायन तो होगा ही। तो सबसे पहले बात करेंगे धनायन की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। अब बात करेंगे धनायन की, तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से इसका क्या होता है, निर्माण। इलेक्ट्रॉन के निकलने से बनता है, ठीक। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी परमाणु से, वहाँ पर क्या बन जाएगा, उसका धनायन। अब ये धनायन कब होगा हमारा, तो आयनिक बंध कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब हमारा क्या बनेगा, धनायन। और दूसरी चीज़ इसमें हो सकती है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब हो क्या होता है, इसको बोलते हैं आयनन विभव। मतलब माफ़ कीजिएगा, जेड इफेक्टिव को बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसकी डिफिनीशन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में आवर्त सारणी में पढ़ी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर धनायन की बात कर रहे हैं तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी वहाँ पर धनायन बनेगा। दूसरी चीज़, जेड इफेक्टिव कम होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब जेड इफेक्टिव आखिर होता क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है, आपको ऐसे ओरली बता दे रहे हैं, बाकी आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे इसको, कि जब किसी परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, मान लीजिए कोई हमारे पास परमाणु है, ये हमारा नाभिक, ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कोई परमाणु है और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, इधर रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस, बाहर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, मान लेते हैं हमारा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन ये है और ये हमारा नाभिक है, तो इसके और इसके बीच जो आकर्षण बल लगता है, क्या लगता है, आकर्षण बल। मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन, कोई परमाणु है उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन और उसके नाभिक, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा वही आकर्षण बल हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो आप कह सकते हो कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है वही हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अब जब भी हम धनायन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, कम। और धनायन हमारा बनता कब है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकलता है, तभी हमारा क्या बनता है, धनायन। तो धनायन की शर्तें क्या, इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से बाहर निकल जाए, उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाए, या आकार ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। मतलब किसी परमाणु का आकार क्या हो, बड़ा होना चाहिए, तभी ये चीज़ हो जाएगी। और लास्ट हमारा क्या आता है, आयनन विभव कम होना चाहिए। आयनन विभव क्या होना चाहिए, कम। 4 चीज़ें हैं आपके पास। जब भी धनायन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनायन बनेगा, जिसके साथ साथ उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होना चाहिए, आकार बड़ा होना चाहिए, आयनन विभव क्या होना चाहिए, कम। अब यहाँ पर तो हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश क्लियर हो गया कि जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन होगा और नाभिक, इनके बीच जो बल लगेगा आकर्षण वाला, वही हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा।
आयनन विभव किसे कहते हैं? तो आयनन विभव का मतलब होता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? पहला इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हो कि किसी परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है, प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने में दी गई ऊर्जा, ठीक, यानी पहला इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकालने में जो एनर्जी हमको देनी पड़ती है वही हमारी क्या कहलाती है? आयनन विभव। तो यहाँ पर क्या हो गया? धनायन हमारा हो गया। मतलब आयनिक बंध बनाने के लिए पहली शर्त है कि उसके पास धनायन होना चाहिए, और धनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होना चाहिए, आकार उसका बड़ा होना चाहिए, और आयनन विभव क्या होना चाहिए? कम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर धनायन हो गया हमारा। दूसरी बात हम करेंगे किसकी? ऋण आयन की, क्योंकि आयन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही आयन नहीं, दूसरे की भी बात करेंगे हम। तो हमारा दूसरा क्या होता है? ऋण आयन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन। अब एनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन के त्याग कर, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने से क्या बनेगा? वहाँ पर ऋणायन बन जाएगा हमारा। अब इसी का अपोजिट, यहाँ पर जेड इफेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, यानी जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। आकार छोटा होना चाहिए। धनायन के लिए दूसरी बातें होती हैं, ऋणायन के लिए दूसरी। आकार छोटा होना चाहिए। अब जो लास्ट है हमारा, उसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आयनन विभव की बात करते हैं किसके लिए? धनायन के लिए। लेकिन ऋणायन के लिए कभी भी आयनन विभव की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, यहाँ पर तो एक्सेप्ट करना है हमको। तो एक्सेप्ट करने के लिए एक एनर्जी और लगती है वहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन को बांधने का काम करती है, और आपस में जब इलेक्ट्रॉन को बांधने का जो काम करती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी आराम से। धनायन बना इलेक्ट्रॉन के निकलने से, ऋणायन बना इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से। यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होना चाहिए, ऋणायन में प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होना चाहिए। इसमें परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, ऋणायन में परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। यहाँ पर आयनन विभव का मान कम होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा होना चाहिए। हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं इसीलिए यहाँ पर आयनन विभव देख रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कह रहे हैं। मतलब एक में तोड़ने वाली, दूसरे में जोड़ने वाली ऊर्जा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? दो शर्तें ये हो जाएंगी। तीसरी हम बात करेंगे किस चीज़ की? तो तीसरी हमारी आती है लैटिस एनर्जी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। तो तीसरी हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी। तीसरी हमारी होगी लैटिस एनर्जी, या उसे हम बोलेंगे जालक ऊर्जा। इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, मतलब जालक ऊर्जा। अब यही क्या चीज़ होती है? जालक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो देखिए, ये पॉइंट थोड़ा सा नया है, इसके बारे में जान लीजिए। जालक ऊर्जा का मतलब होता है कि आयनों के बीच में जब आकर्षण होगा, ठीक है, आयनों के बीच में जब आकर्षण होगा तो उनके बीच कुछ ना कुछ क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे आयन हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इनके बीच में जब आकर्षण होगा तो ऊर्जा मुक्त होगी, और जब ऊर्जा मुक्त होगी तभी ये क्या होंगे? स्थायी होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताई थी कि जब आयन हमारे होते हैं, इनके बीच में जब आकर्षण होगा तब ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होने के बाद ये क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं।
और जहाँ पर आयनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है वहाँ पर ऊर्जा बढ़ जाती है और हमारे जो परमाणु या अणु हैं वो क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। तो आप इसमें डिफिनीशन कह सकते हो कि आयनों के आकर्षण से, यहाँ कभी भी प्रतिकर्षण की बात नहीं करेंगे जालक ऊर्जा के लिए, आयनों के आकर्षण से, किसके, आयनों के आकर्षण से विमुक्त हुई ऊर्जा को, जब आयन आकर्षित होते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, विमुक्त हुई ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए हमने दो आयन देखे, एक धनायन था एक ऋणायन था। हमने धनायन के लिए देखा कि इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, ऋणायन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होना चाहिए। दूसरा, धनायन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होनी चाहिए, ऋणायन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ऋणायन में आयनन विभव का मान कम होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, धनायन में आयनन विभव का मान कम होना चाहिए, ऋणायन में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा होना चाहिए, धनायन में आकार बड़ा होना चाहिए, ऋणायन में आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन जब जालक ऊर्जा की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारा यौगिक होगा। मतलब जब धन आयन और ऋणायन आपस में मिल जाएंगे तो दोनों के मिलने से हमारा एक नया यौगिक बनेगा, और उसी यौगिक के लिए जब हम बात करेंगे किसी ऊर्जा की तो वही हमारी क्या हो जाएगी, जालक ऊर्जा। क्योंकि यहाँ किसकी बात की जा रही है, आकर्षण की। अब आकर्षण होने के बाद ही जब आपस में कोई परमाणु या अणु मिलता है तब एक नए यौगिक का क्या होता है, फॉर्मेशन। और उसी यौगिक के लिए हम जब ऊर्जा की बात करेंगे तो वही हमारी कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं हमारे पास एग्जाम्पल, ये हमारी कोई धातु है, क्या है ये, धातु है। इस धातु ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और बन गया M+, यानी ये मेटल है कोई, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग की तो बन गई क्या, M+, यानी इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, धनायन। ये कैसा चार्ज है, धनायन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। हम दूसरा मानते हैं कि हमारे पास में क्या है, अधातु। ये हमारी कोई अधातु है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके निगेटिव बना लेगी और इस निगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। मतलब हमारे पास कोई मेटल है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगी, प्लस बन जाएगी। अधातु है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके निगेटिव बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। ठीक, तो धातुएं ऑलवेज क्या होती हैं, धनायन बनाती हैं। अधातु हमेशा क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। और हम जो जालक ऊर्जा पढ़ रहे हैं, ये हमारा धातु है, ये हमारी अधातु है। इन दोनों के बीच जब क्या होगा, आकर्षण, तो आकर्षण से क्या निकलेगी, ऊर्जा मुक्त होगी। और उसी ऊर्जा के मुक्त होने से ये स्थायी हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब धातु और अधातु के मध्य आकर्षण हुआ तो ऊर्जा मुक्त हुई, स्थायी हुई, तो जो ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा। यही इतनी सी बात थी हमारे जालक ऊर्जा के बारे में। अब आइए एक छोटे से क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन है आपके यहाँ एग्जाम में पूछा गया है, बुक्स में दिया होगा कि कौन सा आयनिक यौगिक ज़्यादा स्थायी होगा। कौन सा आयनिक यौगिक ज़्यादा स्थायी होगा, या कह सकते हो कौन सा यौगिक ज़्यादा आयनिक होता है। क्वेश्चन है कौन सा यौगिक ज़्यादा आयनिक होगा, कौन सा यौगिक ज़्यादा आयनिक होगा। हमारे पास दो दिया गया है, एक फर्स्ट एक सेकेंड। फर्स्ट में है हमारा
और दूसरा हमारा है इस जगह पर सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। ये हमारे पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आप बताइए दोनों में कि दोनों में से कौन सा यौगिक ज़्यादा आयनिक होगा। सिर्फ इसमें आपको सिंबल लगाना है छोटे या बड़े का, जैसे हम लोग बचपन में लगाते थे। लेकिन दोनों में आपको बातें याद रखनी पड़ेगी। कौन सी? जो अभी हमने अनुकूल शर्तें पढ़ी या हमने जो अभी नियम पढ़ा कि कौन सा धनायन होगा कौन सा ऋणायन। अब देखिए यहाँ पर पहला पार्ट जो है ये आपका धातु है, तो ये जहाँ भी बनेगा ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और ये निगेटिव। यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। यहाँ पर सब जगह पर सोडियम दिया गया है और सोडियम क्या है? एक धातु है। मतलब अगर आप धातु वाले पॉइंट को यानी प्लस वाले पॉइंट को यानी धनायन वाले पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लो तो इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर सब जगह पर Cl माइनस है और Cl माइनस क्या होती है? अधातु। अधातु का मतलब निगेटिव, यानी क्या हो जाएगा आपका? ऋणायन। और यहाँ पर अगर आप ऋणायन की बातों को क्लियर कर लो जो भी पीछे पढ़ा आपने, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही आंसर निकल आएगा। अब दोनों में हम बात करते हैं कैसे हमारा क्या होगा। तो देखो, जब हम धातु की बात कर रहे थे तो धातुएं क्या करती हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन का निर्माण करती हैं। और धनायन का निर्माण करने के साथ में हमने बताया कि जेड इफेक्टिव का मान यहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा होता है। आकार क्या होता है? बड़ा होना चाहिए। और लास्ट बात हमारी क्या है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इन दोनों में अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो धातु में है, जब कोई कंपाउंड आपस में जुड़ता है, प्लस और माइनस जुड़ता है और जुड़ने से वहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। तो यहाँ पर जालक ऊर्जा की भी बात आ जाएगी। अब इसमें क्या करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा आयनिक होगा। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, इसको भी 1 चाहिए। यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1 1। मतलब सबके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है? सेम है। अब बात यहाँ पर क्या होनी है कि कौन सा ज़्यादा आयनिक होगा। तो ज़्यादा आयनिक के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले चीज़ तो धातुएं यहाँ पर सब में क्या है? सोडियम। और हमारा फ्लोरीन यहाँ पर अधातु है, यहाँ पर क्लोरीन अधातु है, यहाँ पर Br अधातु है और यहाँ पर I अधातु है। अब हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता हमने अभी पढ़ा था, तो सोडियम और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जब सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो वो अधातु किसी भी धातु के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जालक ऊर्जा की तो बात करेंगे ही, बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान यहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि जो अधातुएं जुड़ी हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान वहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में तो हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? घटता जाएगा। और जिस चीज़ की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आकार क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हमने अभी अभी इसको पीछे देखा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा होता है अधातु के लिए और आकार क्या होता है? कम। तो सबसे छोटा आकार यहाँ पर फ्लोरीन का है, क्लोरीन इससे बड़ा हो जाएगा, ब्रोमीन इससे बड़ा हो जाएगा, आयोडीन और सबसे बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जो पहला आंसर हमारा आएगा ये सबसे ज़्यादा आयनिक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तब लास्ट में वो होगा। अब बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पर सब की सब क्या जुड़ी हुई हैं? अधातु Cl। अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कौन सा केस? धातु का केस। ऊपर हमने कौन सा केस देखा था? अधातु का। और यहाँ पर हम कौन सा केस देखेंगे? धातु का। अब धातु के केस में आपको एक चीज़ पता थी कि अगर अधातु का मान घटेगा तो यहाँ पर इसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो आयनन विभव का मान
क्या होता जाता है? कम। आयनन विभव का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। आकार बढ़ेगा, आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने अभी किसके लिए देखी थी? धातु के लिए। और ये दोनों चीज़ें हमने किस चीज़ के लिए देखी थी? अधातु के लिए। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या था कि इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता सबसे ज़्यादा इसकी होगी। जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे इलेक्ट्रॉन बांधने की क्षमता कम होती जाएगी, और अगर आकार बड़ा होता चला गया तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर हो जाएंगे और आपस में एक दूसरे को बाइंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन। बाकी सारे बाद में हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? धातु की बात करेंगे। आकार बढ़ता जाएगा तो आयनन विभव का मान कम होता जाएगा। अब आयनन विभव का मान कम होगा किसके लिए? सबसे तो आयनन विभव को हमने आपको बताया था कि जब पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से निकाला जाता है तो उसके लिए जो ऊर्जा दी जाती है तो उसी में हमारा आयनन विभव कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जैसे जैसे जाएंगे आकार क्या होगा? बढ़ता जाएगा और आयनन विभव का मान क्या होगा? कम होता जाएगा। तो जिसका आकार जितना बड़ा होगा वही हमारा यहाँ पर आयनिक यौगिक सबसे अच्छा माना जाएगा। इसीलिए इसमें सिंबल किस तरफ लगेगा? उस तरफ। तो ये था आपका एक छोटा सा क्वेश्चन। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा था कौन सा यौगिक ज़्यादा आयनिक होगा। यहाँ पर देखिए सब में सोडियम जुड़ी हुई है। सोडियम क्या होती है? धातु। और साथ में सबके लगा है अधातु। तो सोडियम तो सब में है, तो सोडियम की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि सब में है। फिर हमको किससे निकालना पड़ेगा? अधातुएं जो जुड़ी हैं। तो अधातुएं जब जुड़ी हैं तो अधातु के लिए हमने कहा था कि सबसे अच्छा यौगिक वही होता है जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को बांध ले आपस में। तो बांधेगा कौन? ये हमारा फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है। आकार बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती चली जाएगी, इसीलिए हमारा ये आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर सब जगह पर अधातु सेम है तो हम अधातु की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर किसकी बात करेंगे? धातु की। तो धातु में हमने आपसे कहा था कि आयनन विभव का मान अगर कम होता जाएगा नीचे नीचे जाने पर तो आकार उसका क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। तो जब आकार उसका बड़ा होता जाएगा तो आयनन विभव कम होता जाएगा, और जिसका आकार सबसे बड़ा होगा वही सबसे अच्छा आयनिक यौगिक कहलाएगा। ये चीज़ें थी हमारी धातु के लिए। तो यहाँ पर आपको धातु का कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ पर किस चीज़ का लगाना है? धातु का कॉन्सेप्ट लगाना है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है आयनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म। आइए फटाफट से एक हेडिंग और कंप्लीट करते हैं। आयनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म। हेडिंग है हमारी आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। फिजिकल स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसमें अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो पहला गुण हमारा हो जाएगा भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, पहले गुण की बात करें हम तो भौतिक अवस्था हमारा क्या होगा? वो हमारा फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं या आयनिक यौगिक होते हैं वो भौतिक अवस्था में कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, यानी कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो पहली हमारी अवस्था क्या हो जाएगी? भौतिक अवस्था। और जितने भी आयनिक यौगिक हमारे आसपास पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? ठोस। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि इनमें जो उपस्थित आयंस होते हैं, हम मानते हैं Na+Cl-, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है एक, यानी इन दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है उसे हम बोलते हैं आकर्षण बल। और इस बल को एक दूसरा भी नाम दिया जाता है स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्थिर वैद्युत बल, या इसी को हम लोग बोलते हैं कूलॉम बल। कौन सा बल? कूलॉम बल। तो पहली स्टेट आप लोग याद रखना कि भौतिक अवस्था में जितने भी आयनिक यौगिक पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। क्यों? जब इनमें आकर्षण होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और जब ऊर्जा मुक्त होगी तो वही हमारी क्या होती है? जब आकर्षण बल लगता है तो वहाँ पर कौन सी ऊर्जा आती है? अभी पीछे हमने देखा कौन सी ऊर्जा आती है? जालक ऊर्जा।
दूसरी हमारी भौतिक स्टेट, पहली हमारी क्या हो गई, भौतिक स्टेट हो ही गई, यानी फिजिकल स्टेट इसकी हो गई। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा कि आयनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म में दूसरा हमारा होगा गलनांक या क्वथनांक। गलनांक या क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP। अब जो गलनांक और क्वथनांक होता है तो आयनिक यौगिक का, इसको लिख लीजिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत उच्च होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होगा भैया, बहुत ही ज़्यादा उच्च होगा। मतलब इनको आप गलाने की कोशिश करोगे या उबालने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे आयनिक यौगिक अपने ठोस अवस्था में मौजूद होते हैं, आयनिक यौगिक मुख्यतः कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में, और इसी ठोस अवस्था के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या होता है? तो केमिस्ट्री में आप क्लास 12th में एक पहला सब्जेक्ट अपना पढ़ोगे, माफ़ कीजिएगा, पहला चैप्टर आप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट। तो उसी सॉलिड स्टेट में हमारा एक जालक बना होता है, यानी एक स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे हमारे पास NaCl है, NaCl, NaCl, Cl, NaCl, 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 Na। तो जब आयनिक यौगिक की बात करते हैं तो ठोस अवस्था में वो इस रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। जिस समय ये इस एक जाल के रूप में, एक नेटवर्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो आप देखो यहाँ पर एक सोडियम घिरा हुआ है 4 क्लोरीन के द्वारा और एक क्लोरीन भी घिरा हुआ है 4 सोडियम से। मतलब सोडियम घिरा है 4 तरफ से क्लोरीन से और क्लोरीन भी घिरा है 4 तरफ से सोडियम से। और ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही सघन स्ट्रक्चर होता है। तो जब इनके अणु या परमाणु आपस में एक साथ ठोस अवस्था में व्यवस्थित होते हैं तो इनको गलाना या फिर इनको उबालना बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है वो चीज़ करने में। इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। ये और आपको ऐसे भी पता होगा कि जब ठोस अवस्था की हम बात करते हैं तो वहाँ पर अणु आसपास होते हैं। मतलब अणुओं का अरेंजमेंट कैसा होता है, बहुत ही पास पास होता है। और ज़्यादा पास पास होने की वजह से इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। इसीलिए ये स्वतंत्र रूप से अच्छे से इनको नॉर्मली गलाया या उबाला नहीं जा सकता। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो रीज़न यही है आपका। तीसरी जो स्टेट हमारी आती है वो आती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं चालकता। तीसरा जो भौतिक गुण हमारा आएगा आयनिक यौगिक का वो है हमारी कौन सी, चालकता। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं चालकता की। तो देखिए, जब भी चालकता की बात करेंगे, कंडक्टिविटी की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमेशा विद्युत धारा का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा भैया यहाँ पर? विद्युत धारा का यूज़। और विद्युत धारा कभी भी बनती कैसे है? 2 तरीके से बनती है। या तो कोई भी अणु या परमाणु हो हमारे पास तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हों, उसमें क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या फिर मुक्त आयन हो। जैसे हम लोग घर में बिजली को प्रवाहित करने के लिए
धातु के तारों का इस्तेमाल करते हैं तो धातुओं में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयंस पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, इसके अलावा किसी और चीज़ की काम नहीं पड़ता है। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, मुक्त आयंस हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है। अब इसमें अगर हम पॉइंट की बात करें तो चालकता में पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी आयनिक यौगिक जब तक ठोस अवस्था में होता है तो ठोस अवस्था में होने से उसके आयन क्या होते हैं, मुक्त नहीं हो पाते, वो बहुत ही पास होते हैं तो मुक्त नहीं रह पाते, और जब मुक्त नहीं होंगे तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो पहला पॉइंट हम कह सकते हैं इसमें कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। मतलब जब तक आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में रहेंगे उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ठोस अवस्था में मुक्त आयन नहीं होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में मुक्त आयन क्या होंगे, नहीं पाए जाएंगे। सेकंड पॉइंट, पहला हमारा हो गया कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में मुक्त आयन नहीं होते हैं। दूसरा, अगर हम किसी आयनिक यौगिक को गला दें, उसको पिघाल दें, तो क्या होगा, उसको पिघलने से क्या होगा कि उसमें जो अणु या परमाणु पाए जाएंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, और जैसे ही दूर दूर हो जाएंगे उनमें ऊर्जा का प्रवाह होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा या प्रारंभ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि गलित अवस्था में मुक्त आयन, गलित अवस्था में मुक्त आयन पाए जाते हैं। गलित अवस्था में क्या होता है भैया, मुक्त आयन पाए जाते हैं, और जहाँ भी गलित अवस्था होगी वहाँ पर आयन क्या हो जाएंगे, फ्री, और जब फ्री हो जाएंगे तो वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, इसको रफ करके तब लिख रहे हैं इसको, तीसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि आयनिक यौगिक जलीय अवस्था में अगर वो गलित नहीं है, ठोस नहीं, जलीय है, तो क्या होगा, आयनिक यौगिक जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आयनिक यौगिक जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, क्योंकि जलीय अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब आयनिक यौगिक जलीय अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि जलीय अवस्था में
मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और एक लास्ट भौतिक गुणधर्म है इसका, जो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा हमारा, आयनिक अभिक्रिया का वेग। चौथा पॉइंट जो हमारा होगा चालकता के बाद, आयनिक अभिक्रिया का वेग, वेलोसिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक अभिक्रिया की अगर हम वेग की बात करेंगे तो देखिए, आयनिक अभिक्रिया जब भी होती है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, और ये अभिक्रिया इतनी तेज़ी के साथ हो जाती है कि हमको इस अभिक्रिया में कुछ भी देखने को, जांचने को, परखने को समय ही नहीं मिल पाता है। तो जब भी आयनिक अभिक्रिया के वेग की बात की जाएगी तो हमेशा आप कहना कि ये अभिक्रियाएं बहुत ही तीव्र होती हैं, यानी बहुत ही तेज़ होती हैं। आयनिक अभिक्रियाएं बहुत तीव्र होती हैं, बहुत तीव्र होती हैं। ये बहुत ही अल्प समय में पूर्ण हो जाती हैं। ये बहुत ही अल्प समय में पूर्ण हो जाती है। ये बहुत ही अल्प समय में पूर्ण हो जाती हैं। लगभग जब इनका रेशियो निकाला गया था टाइम का, तो वो लगभग हमारा आया था कि ये इनके पूर्ण होने का टाइम होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। 10⁻⁻6 सेकेंड में इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने की बात बताई गई है। इसीलिए इसके वेग की गणना नहीं कर सकते, इसीलिए इसके वेग की गणना नहीं कर सकते। मतलब ये अभिक्रियाएं इतनी तीव्र गति से होती हैं कि आप इनके वेग की गणना नहीं कर सकते, और ये बहुत ही कम समय में पूरी हो जाती हैं, जैसे 10⁻⁻6 सेकंड में। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है NaCl, साथ में हम इसमें जोड़ रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट। कुछ नहीं है, बस Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, Ag के ऊपर प्लस, NO3 के ऊपर माइनस। ये अभिक्रिया जो होती है इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से जो ये NO3 निगेटिव है ये इसके पास आ जाएगा, और Cl जो होगा वो Ag के पास चला जाएगा। तो जो हमारा रिएक्शन निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर जो AgCl होता है उसके आगे डाउन एक तीर दिखाते हैं। अगर तीर का निशान ऊपर की तरफ रखा जाए तो उसका मतलब गैस होता है, और जब तीर का निशान यानी तीर का मुख नीचे की तरफ रखा जाए तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अवक्षेप। तो ये परख नली में जाके नीचे की तरफ बैठ जाता है ऐसे AgCl हमारा, तो इसका क्या मिलता है हमको? सफ़ेद अवक्षेप। क्या मिलता है? सफ़ेद अवक्षेप, जिसे हम लोग बोलते हैं वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT। तो ये आज आपका था टॉपिक आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड। तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे बॉर्न हाइबर साइकिल के बारे में, फिर अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।